जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, एकदम गजब होंगे, एकदम लाजवाब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे, मेरे दोस्त सभी मेरे प्यारे वीर, प्रणाम सभी को आपको। और जुड़ जाइएगा अपनी क्लास के साथ एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। आज शुरुआत है हमारी मेरे दोस्त 5 प्रैक्टिस सेट। मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं 5 मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। वो आपको सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे प्रश्न में। ये चीज का ध्यान रखना। लेवल हल्का ही होगा। लेवल हल्का मतलब लेवल आपके ऐसा ही लेवल का ही होगा, ठीक है। और प्रश्न मजबूर करेगा सोचने पर। तो सभी को प्रणाम प्यारे दोस्तों, सभी का स्वागत आपके अपने परिवार में, ठीक है। और 28 की जो सीरीज थी वो हमारी पूर्ण हो गई है। कभी सोचो कि भैया आप 28 क्यों नहीं करा रहे हो 1 बजे, है ना? तो भाई परेशान होने की कोई बात नहीं है। 28 पूर्ण हो चुकी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कल जैसे क्वेश्चन लाइएगा सर, बिल्कुल कल जैसे, उससे भी बेहतरीन मिलेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब तक का जितना पढ़ लिया ना उसका रिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो वो बहुत जरूरी है, उसी को पढ़ना है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न। 40/40 का लक्ष्य, जीत पक्की। और भैया ये रही गाड़ी, ये रही गाड़ी भैया, जिसमें आप बैठना चाहते हो, जिसमें आपका सपना है, ठीक है मेरे शेर, ध्यान रखना। तो चलिएगा, बढ़ता हूं पहले प्रश्न की ओर। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? पहला प्रश्न मैंने कहा, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? हाँ हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने कहा कि किस समूह में सभी स्वर क्या हैं प्यारे दोस्तों, आप लोगों के दीर्घ दे रखे हैं। इसका जवाब आप लोगों को देना, फटाक से दीजिए, एकदम फटाक से दीजिए। देखो भाई, अगर मैं बात करूं समूह की, रीरी, ये आप लोगों का प्यारे दोस्तों कैसा स्वर होता है? मूल स्वर होता है, मूल स्वर होता है। और आपका प्यारे दोस्तों मूर्धन्य उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य में आता है। ये तीनों के तीनों प्यारे दोस्तों आपके होते तो हैं सभी स्वर दीर्घ, यानी कि ये तीनों के तीनों दीर्घ स्वर तो हैं, है ना? दीर्घ के साथ मूल मूल दीर्घ भी हैं, और मूल दीर्घ के साथ ये प्यारे दोस्तों सजातीय भी हैं। ये कैसे हैं? ये सजातीय स्वर भी हैं। अब उसने केवल और केवल ये कहा था कि ऐसा विकल्प ढूंढो जिसमें सभी में प्यारे दोस्तों आपके क्या दे रखे हैं, जिसमें सभी में स्वर दे रखे हैं और वो भी दीर्घ। तो यहां देखो, ये आप लोगों का उदासीन स्वर भी कहा जाता है, उदासीन स्वर भी कहा जाता है। और ये आप लोगों का प्यारे दोस्तों मूल स्वर भी कहा जाता है। ये आपका ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। देख लो कितना कितना नाम एक ही का है। यहां भी ए आ गया, यहां भी ई आ गया। बात करूंगा पहले वाले विकल्प की, तो जिन विद्यार्थियों का विकल्प पहला है उनका बिल्कुल सही और सटीक है। देखो भैया, यहां पर दिया है ई, ये वाला जो दिया है ई, एक तो बड़ी ई दी है, एक दी है ये वाला ए ओ औ। ओ और क्या दिया है मेरे दोस्तों, आप लोगों का औ दिया है। अब देखो, मैं अगर बात करूंगा कि आप कहोगे कि दीर्घ है या ना, भैया ये बड़ी ई दीर्घ के अंतर्गत ही आती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ई और ई के योग से मिलकर बनेगी ये वाली, तो बड़ी ई बनाएगी। ये चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं, ए की बात करूंगा, तो ये प्यारे दोस्तों आप लोगों का ए और धन ई के योग से मिलकर बनेगा। और ये ए और धन ए के योग से मिलकर बनेगा। और ये ए और धन ऊ के योग से मिलकर बनेगा। और ये ए और धन प्यारे दोस्तों ओ के योग से मिलकर बनेगा। अब इनको हम अन्य नाम भी देते हैं। आप कहोगे इनको हम अन्य नाम क्या देते हैं भैया जी? इन दो, एक ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इन दोनों को हम प्यारे दोस्तों कंठ तालुब्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालुब्य। इन दोनों को हम प्यारे दोस्तों कंठ ओष्ठीय भी कहते हैं। आप कहोगे कि भैया जी
आप कंठ तालुव्य और कंठोष्ठीय क्यों कह रहे हो इसको? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भैया जी आप कंठ ओष्ठीय और कंठ तालुव्य क्यों कह रहे हो इसको? क्योंकि भैया देखो, ये जो दिया है ना ए, ये जो दिया है ए, ये आपका कंठीय स्वर होता है, ये आपका कंठ स्वर होता है, और ये जो होती है आपकी ई, ये तालु के अंतर्गत आती है, तो इसलिए इसको कंठ तालु। और ये जो है आपका ए, ये आपका कंठ स्वर के अंतर्गत आता है, और ये जो है आपका उ, ये आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ओष्ठ का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जो होठ से आता है, होठों से बोला जाता है, तो इसीलिए इसको कंठ ओष्ठ कहा जाता है। उम्मीद करूंगा प्रत्येक विद्यार्थी को ये प्रश्न एकदम सटीक तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके लिए कौन सा वर्ण कैसे बोला जाता है मैं आगे चल करके आपको, ये देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये चित्र भी दिखाऊंगा। बड़ा बेहतरीन कंटेंट लेकर के आया हूं, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उच्चारण स्थान के आधार पर समान वर्ग का है? मैं प्रत्येक टॉपिक से नहीं, चैप्टर वाइज नहीं है, मिक्स है ये। मैं प्रत्येक टॉपिक से 5-5 या मुश्किल से 4-4, 3-3 ऐसे करके प्रश्न उठा रहा हूं, प्रत्येक टॉपिक से उठा रहा हूं, ये बात का ध्यान रखना। तो भाई मैंने कहा आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उच्चारण के आधार पर समान वर्ग का है? बेहतरीन है या ना प्रश्न? ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा क्या? ऐसा प्रश्न किसी कक्षा में मिला, किसी प्रीवियस ईयर में मिला? नहीं भैया, ये हम खुद से ही बना रहे हैं। अब खुद से बना रहे हैं तो कुछ तो सोच रख रहे होंगे यूपीएसआई लेवल की। तो भाई इसमें बता दो, ऐसा प्रश्न नहीं मिला, ये हमने खुद नहीं बना लिया, तो इसका उत्तर बता दो आप कौन सा सही होगा। मैंने कहा कि जिसका उच्चारण समान स्थान पर होता है, जिसका उच्चारण किसके स्थान पर होता है प्यारे दोस्तों? आपका समान स्थान पर होता है, आपको ऐसा वर्ग बताना है। देखिए ये जो है कै, ये ओहो, कै जो है ये भैया किस में आएगा? मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, कै आएगा आपका कंठीय व्यंजन, कंठीय व्यंजन है ना, और च आएगा आपका तालुव्य व्यंजन, तालुव्य व्यंजन। तो भैया ये तो समान हुआ ही नहीं। ट आएगा आप लोगों का मूर्धन्य व्यंजन, त आएगा आप लोगों का दंतीय व्यंजन, ये भी समान नहीं हुआ। प आएगा आप लोगों का ओष्ठ व्यंजन, और ब आएगा आप लोगों का ओष्ठ व्यंजन, यानी कि यही तो समान हो गया है, और विकल्प का उत्तर यही हो गया है। ग आएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों क्या? ध्यान से देखना, ग आएगा आप लोगों का कंठीय व्यंजन, और ये ड आएगा ट ठ ड, ये आएगा आप लोगों का मूर्धन्य। तो भैया मेरे इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देख लो, आप लोगों के सामने उसने कहा था उच्चारण स्थान के आधार पर समान वर्ग का कौन सा होगा? वो होगा मेरे दोस्तों आप लोगों का प और व। कौन सा होगा मेरे शेर आपका? वो होगा प और व। एक बार अपनी कक्षा को सभी विद्यार्थी लाइक जरूर कर देंगे या ना, ये बता दो बस, जरूर एकदम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु और कंठ दोनों सहयोग से होगा? देखो मैं आज वर्णमाला को यहीं पर खत्म कर दूंगा। एक जो डायग्राम लाया हूं ना, उस डायग्राम के जरिए पूरी वर्णमाला खत्म कर दूंगा आज ही, एकदम बेहतरीन तरीके से। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु और कंठ दोनों से होता है, दोनों के सहयोग से? भाई देखो कै का उच्चारण होता है केवल कंठ, केवल किससे होता? कंठ से। देखिए जो उच्चारण स्थान होता है इनकी परिभाषा भी आपको देखने के लिए मिल जाती है एग्जाम में, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं क्या कह दूं आप, हाँ 10 बजे ही होगी आपकी क्लास। मैं कह दूं आप लोगों से, जैसे नूना कहते कि क्या बोलते हैं उसे, जिस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करने पर या जो जिस ध्वनि का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है, उसको क्या कहते हैं? एक प्रश्न सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ये वाला था कि जब जिस ध्वनि का उच्चारण करने पर जो है जीभ का अग्रभाग जो होता है हमारा, वो ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो दंतीय व्यंजन। ठीक है, च हो जाएगा आप लोगों का तालुव्य, ए हो जाएगा भैया कंठ और
तालु से जुड़ने वाला। और है भैया आप लोगों का काकल्य भी आ जाता है को हम सै घोष भी बोल देते हैं, है को हम सै घोष भी बोल देते हैं, है को हम महाप्राण भी बोल देते हैं, है को हम क्या बोल देते हैं, सै घोष भी बोल देते हैं, सै है को हम महाप्राण भी बोल देते हैं, और है को हम प्यारे दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी बोल देते हैं, ऊष्म व्यंजन भी बोल देते हैं। और है को प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं, स्वातंत्रीय व्यंजन भी कह देंगे, है को हम क्या कह देंगे, स्वातंत्रीय व्यंजन भी कह देंगे। ये चीज का ध्यान आपको रखना प्यारे वीरों, ध्यान रखना है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण और घोष दोनों है। ओ भैया अल्प प्राण भी है और अल्प प्राण भी है और घोष भी है, दोनों है, इसका जवाब दे दो। इसमें गर्म पानी लियो, गला ज्यादा खराब है कुछ, थोड़ा तेज। इसका जवाब दो भाई। मैंने क्या कहा प्यारे वीरों, मैंने कहा कि अल्प प्राण भी। अब देखो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में फंसता कि भैया जी अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं। तो मेरे दोस्तों 1, 3 और 5, 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग का, ठीक है जी। और क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, सभी स्वर, सभी स्वर, सभी क्या हो गए आप लोगों के स्वर। तो 1, 3, 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 वर्ग होते हैं, 1, 3, 5 होता है, तो 3 पंजे 5 तिया 15, 5 तिया 15, और इसमें एक क्या आ गया, 11 क्या हो गए स्वर, 11 क्या हो गए स्वर। और क्या होते भैया इसमें, और होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। आप कहोगे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, एक होगा यह, एक होगा वह, एक होगा रे, एक होगा ले। तो इन दोनों को जोड़ दो, 15 दूनी 30 हो गए। फिर एक और क्या बचा, एक और बचा ये वाला अढ़, अर्थात जब इनको योग करोगे सबका तो कितना आ गया 31, 3 ढाई 1 इकाई 31 आ गया मेरे वीर, कितना आ गया 31 आ गया। क्लियर हो गई बात सभी विद्यार्थी गण की। आगे बढ़ जाओ, घोष की तरफ को चलो भैया। घोष को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये लिख दो सघोष, इसका दूसरा नाम सघोष भी होता। तीसरी बात क्या है, कैसी है तीसरी बात, तीसरी बात यह है इसका उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रिका में क्या होगा भैया हमारा, कंपन होगा। स्वर तंत्रिका में क्या होगा भैया हमारा, कंपन होगा, कंपन होगा। अब आप कहोगे कि सैघोष के अंतर्गत वीरो भैया क्या क्या आएंगे। भैया सैघोष में आएगा आपका 3, 4, 5, 3, 4, 5 सभी स्वर, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का है, ऊष्म व्यंजन का है, ये आते हैं, ये आते हैं सघोष के अंतर्गत। मैंने क्या कहा आप लोगों से फिर से देख लो, 3, 4, 5। अब आप कहोगे कि भैया हम इन प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते कि जिसमें अल्पप्राण भी पूछ ले और घोष भी, हम उसको पहचाने कैसे। सीधी सी एक ट्रिक बताऊंगा, आंख बंद करके लगा दोगे उत्तर उसका। आप कहोगे कैसे, भैया देखो ये 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है और 5 भैया यहां पर भी है, 3 और 5, 3 और 5, सभी स्वर यहां भी, सभी स्वर वहां भी, अंतस्थ यहां भी, अंतस्थ यहां भी, और यहां पर द्विगुण व्यंजन का ये ढ आ रहा है और वहां पर प्यारे दोस्तों है आ रहा है। तो अब देखियो यहां पर अगर देखो तो उसने कहा च तो पहले नंबर पर आ रहा, ख दूसरे पर आ रहा, ठीक है, दूसरा विकल्प ही नहीं है। क पहले पर आ रहा तो क्या है, गे, गे कहां है, तीसरे पर, कहां है तीसरे पर, क कबूतर, ख खरगोश, गे गमला, गह घर और अण, ये जो वंगह होता है उसको बोलते हैं। तो अब देखियो तीसरे नंबर पर ना आ गया और तीसरे पर ये आ गया, तीसरे पर ये आ गया, बात खत्म। बताइए क्लियर हुई इतनी बात। आगे बढ़ चलो अगले प्रश्न की ओर। अब देखो, हाँ
ये मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम को विधिवत तरीके से देख लो भैया। कभी कभी प्रश्न में एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा वर्ण किसके आधार पर बोला जाता है, उच्चारण के आधार पर। तो आप लोगों को बता दूं, उच्चारण माध्यम ये रहा और स्थान ये रहा आपका, और वर्ण कौन कौन से हैं वो ये रहे आपके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लेना। मैंने कहा ए आ कंठीय स्वर होते हैं, कै ख गे घ वंग है, ये भी कंठीय में आता है, भी कंठ में आता, विसर्ग वाला ये वाला भी कंठ में आता। और ये किससे बोले जाते हैं? ये भैया कंठ और जीभ का निचला भाग, उससे बोले जाते हैं। आ जाओ आगे। दोनों ई हो गए और दोनों चे छह जय झय आए हो गए, यह हो गया, सह हो गया। ये तालु और जीभ यानी कि तालव्य से बोले जाते हैं। एक बात और बता दूं, इनकी संख्या भी पूछ सकता आपसे। मैंने कहूं कैसे संख्या पूछेगा? इनकी संख्या ऐसे पूछेगा कि जो तालुव्य वर्ण होते हैं, जो तालुव्य वर्ण होते हैं वो किसके कितनी संख्या होती है। और ये वाला प्रश्न आया वीर, देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ये वाला प्रश्न आया जिसमें वर्ण जब दिया रहे ना तो वर्ण में प्यारे दोस्तों आपका वो भी जुड़ जाता है, क्या? स्वर भी जुड़ जाता है और व्यंजन भी, दोनों जुड़ते हैं जब वर्ण पूछता है। व्यंजन पूछेगा तो स्वर को हटा देना, बस ये स्वर हटा देना, बाकी जोड़ के बता देना। ठीक है भैया, क्लियर हो गई? अरे भैया कितना साइड में हो जाऊं और भाग जाऊं क्या क्लास से? आगे देखो, रिरी आता है मूर्धन्य में, मूर्धन्य होता है। टे वर्ग वाला आता है मूर्धन्य में, रे भी आता है, और पेट चिरा वाला से भी मूर्धन्य में आता है। और कैसे बोले जाते हैं? मूर्धा और जीव के कारण। तय वर्ग वाला आता है प्यारे दोस्तों दंतीय, और लय और से भी दंत में आते हैं, ध्यान रखना। उ दोनों होठ में, होठ से बोले जाते हैं, और पै वर्ग भी ओष्ठ से बोला जाता है, दोनों होठों से। ए और आए कंठ तालु और जीभ यानी कि कंठ तालु होते हैं, कंठ तालव भी है, ये भी बोला जाता है। और ये आपका दंतोष्ठीय व्यंजन होता है जो मैंने बताया। एक डायग्राम ये भी है भैया, ये रहा आप लोगों के सामने। इसको भी इसी तरीके से मैंने बनाया है, कलात्मक तरीके से बनाया है। बाकी सब ठीक है आप लोगों के हिसाब से, ठीक है जी। बाकी सब आप लोगों का प्यारे दोस्तों एक साथ दिया हुआ है। कंठ कहां पर है वो रहा, तालु कहां पर है, तालु का निशान ये रहा, तालु का निशान कंठ ये रहा, तालु का निशान ये रहा, मूर्धन्य ये रहा, दांत ये रहे, होठ ये रहे, है ना। कंठ तालु, कंठ से भी और तालु दोनों को मिला करके, कंठोष्ठीय कंठ और होठों से मिला करके, दंतोष्ठीय प्यारे दोस्तों दांत और जीभ को मिला करके, इस तरीके से ये डायग्राम बनाया है। इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले लीजिएगा। आगे देखिए, क्योंकि एआई का प्रयोग अगर हम करेंगे ना तो बेहतरीन है भैया। एआई का जितना प्रयोग करेंगे, जब सुविधा मिल रही तो प्रयोग करने में क्या जा रहा। देख रहे हो आप, देख रहे हो ये आप, ये टोपी देख रहे हो आप, ये बेल्ट देख रहे हो आप, ये 2 स्टार देख रहे हो आप, इनको लेना है किसी भी कीमत पे। मैंने क्या कहा? इनको लेना है मेरे दोस्तों किसी भी कीमत पर। आगे आ जाओ। उसने कहा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत दे रखा। अब आप लोगों को बताना ऐसा कौन सा विकल्प है जो संधि विच्छेद गलत दे रखा, कतई गलत दे रखा। तो बताइए, जो संधि विच्छेद गलत दे रखा प्यारे दोस्तों बताइए। देखो भाई, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान देना मेरी बात पर सभी विद्यार्थीगण। देखो, उसने कहा लोकोपचार। देखिए, लोकोपचार की अगर मैं बात करूंगा तो लोक में क्या रहा है? ए, उसका मेल किससे हो रहा? ऊ से। ए धन ऊ मिलेगा तो बराबर में क्या बनाएगा? ओ। एक मात्रा का बोध है ना, तो गुण संधि एक मात्रा की ओर संकेत करती है। गुण संधि एक मात्रा की ओर प्यारे वीरो संकेत करती है। महात्मा की बात करूंगा तो महा में आ गया आ, उसका मेल भी किससे हो गया? आ से। आ धन आ मिलेगा तो बराबर में आ बन जाएगा, ये आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। आगे दिया है क्या आपका? दुर्जन। तो उसने कहा गलत। भैया दुर्जन की संधि विच्छेद ही गलत है भैया जी, दुर्जन की संधि विच्छेद ही गलत है। कैसे? दूधन जन हो जाएगी। क्या होगी? दूधन जन। विसर्ग के बाद में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अर। विसर्ग का अर हो जाता उड़ने वाला। और इसमें प्यारे दोस्तों आप लोगों की विसर्ग ही संधि होती है कि यदि किसी विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो और विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बात कर रहा हूं रामेश्वर की, तो भैया इसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का? राम धन ईश्वर आ जाएगा।
क्या आ जाएगा? राम धन ईश्वर, राम में आया ए, उसका मेल हुआ ई से, और ए धन ई मिलेगा तो बराबर में प्यारे दोस्तों क्या बनाएगा आप लोगों का? देखो, राम धन ईश्वर दिया है, ए का मेल किससे हो रहा है? ई से, ई से हो रहा है, तो बराबर में क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? ए, एक मात्रा का बोध है, गुण संधि के अंतर्गत जाएगा। किसमें जाएगा प्यारे दोस्तों? गुण संधि के अंतर्गत जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात। चलिएगा आगे। उसने कहा गलत क्या है? यहां रे दे रखा है विसर्ग के स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो सही दे रखा है? इसका जवाब दे दो अब। मैंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो सही है? भैया एक ही कमेंट को अगर बार बार करते रहोगे तो फिर आपका कक्षा में आना व्यर्थ है मेरे वीर। फिर अरण्य रोदन करोगे बाद में। आप कहोगे भैया जी अरण्य रोदन क्या होता? अकेले में बैठ करके रोना, व्यर्थ रोना, जहां कोई कहने सुनने वाला ही ना हो, उसको कहते हैं। तो भैया अरण्य रोदन करने से अच्छा मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, बम फोड़ दे, तो भैया वो काम करो ना। बार बार कॉपी पेस्ट करने से क्या ही फायदा? जो आपकी बुक से संबंधित समस्या है, कोई भी समस्या है, आप कमेंट सेक्शन में बाद में कर देना ऑफलाइन में। लाइव में तो इतनी जल्दी पढ़े भी नहीं जाते। सबसे बढ़िया सुझाव देता हूं, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, बात खत्म। ठीक है, देखो द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बताइए जल्दी से। ये द्विगु नहीं था, ये द्वंद्व था भाई, ये था द्वंद्व। इसको द्वंद्व करना। इसको करना द्वंद्व। द्वंद्व समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आगे क्या दिया है? बहुब्री समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य संबंध होता है। आगे अव्यय भाव में समस्त पद संज्ञा होता है। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूं द्वंद्व समास में उत्तर पद नहीं भैया, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? प्रधान होते हैं। अगर मैं बात करूं बहुब्री समास में दोनों पद, उसने कथन सही की बात की है, तो दोनों पद अप्रधान होते हैं भाई। इसमें बहुब्री में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है इसमें। ठीक है जी। और आगे क्या दिया है? कर्मधारय, इसमें प्यारे दोस्तों विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और अव्यय भाव में प्यारे दोस्तों समस्त पद संज्ञा होता है। नहीं, अव्यय भाव में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय भाव में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है जिसका कुछ भी व्यय न होता हो। मैंने क्या कहा? जिसका कुछ भी व्यय न होता हो उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों। आगे झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ बता दो। झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ बता दो, क्या होगा? मैंने कहा झंडा उठाना, आगे के प्रश्न छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े ना है। झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ नेतृत्व करना। झंडा उठाना नेतृत्व करना उसको दर्शाता है। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? भैया 1944 में प्रकाशित हुई कौन सी? बट बाबा। 1944 में प्रकाशित हुई कौन सी प्यारे दोस्तों? बट बाबा। आंचलिक उपन्यास कौन सा है इनका? मैला आंचल। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो? दुष्टों को शिव कर देती हो। दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है?
इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? बताइए बताइए। इस वाक्य में कौन सा अलंकार प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा? फटाफट बता दो। ब्याज स्तुति अलंकार। व्याज स्तुति, स्तुति। मैंने कहा कि इसमें कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार। अब आप कहोगे भैया जी ये क्या होता है? इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। अर्थात यहां गंगा को टेढ़ा कह करके उसकी निंदा की जाती है। गंगा को टेढ़ा कह करके उसकी निंदा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह उसकी महिमा का वर्णन है कि पापी और दुष्टों का भी उद्धार कर उन्हें शिव यानी कि कल्याणकारी बना देती है। पापी और दुष्टों का उद्धार करके भी उन्हें कल्याणकारी बना देती है। अर्थात मैं कह दूं आप लोगों से कि इसमें बताया गया है कि काव्य का वह सौंदर्य जहां प्रत्यक्ष रूप से किसी की निंदा बुराई की जाती है, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य प्रशंसा करना होता है, तो वह ब्याज स्तुति अलंकार होता है। उसको क्या कहते हैं? ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। इसमें निंदा की जाती है। इसमें निंदा यानी कि बुराई। यह विभावना विशेष प्रकार की कल्पना को दर्शाता है। ध्यान रखना, प्रश्न अच्छा है, शानदार है, जबरदस्त तरीके से। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण प्राप्त करता है? इसका जवाब दे दो। इसका जवाब दे दो। मैंने क्या कहा कि भाई निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण है? इसका जवाब दे दो। इसका जवाब दे दो प्यारे दोस्तों, फटाफट बताओ। जल्दी से बताओ। रामेश्वर सही तो है भाई। राम का मेल ऐसे, उसका मेल ई से, तो बराबर में ए बनाते हैं, और ए जो है वो एक मात्रा का ही तो बोध कराता। वो सही तो है प्यारे वीर, सही तो है रामेश्वर। एक मात्रा का ही तो बोध कराता है और गुण संधि के अंतर्गत आ रहा है। सही है। हाँ जी। उसने कहा पद्म भूषण, पद्म भूषण प्राप्त करता कौन? भैया वो है महादेवी वर्मा। पद्म भूषण प्राप्त करता कौन है भैया? महादेवी वर्मा है जो पद्म विभूषण के प्राप्त करता है, जिसको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जिसको आधुनिक युग की मीरा मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, आटे में थोड़ा नमक डालें वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाननी कैसी होगी? आटे में थोड़ा नमक डालें, इसमें बताना कौन सा होगा? इसका कुछ विद्वानों ने अलग बताया है कब मिला पद्म विभूषण, कुछ विद्वानों ने अलग बताया, तो इस पर मतभेद है सन पर, तो सन मैंने इसलिए नहीं लिया था। मैंने कहा कि आटे में थोड़ा नमक डालें वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानना है। इसका जवाब दीजिए। थोड़ा नमक डालें। देखो भैया, आटे में थोड़ा नमक डालें, इसकी बात हो रही है, तो भैया वो क्या हो जाएगा? थोड़ा। अनिश्चित परिमाणवाचक, प्रत्येक बोधक का मतलब हो जाएगा 10-10 आदमी। पूर्ण संख्या तो संख्या का बोध कराएगा, संकेतवाचक भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो रीतिकालीन कवि को दर्शाता है? इनमें से ऐसा कौन सा है कि जिससे जो रीतिकालीन कवि को दर्शाता वो है कविवर भूषण, जिन्होंने भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, ऐसी रचनाएं प्यारे दोस्तों इन्होंने की हैं। ठीक है।
और दिनकर, वीररस के कवि आप जानते ही हो, हरिओद और सुमित्रा नंदन पंत रीतिकालीन कवि नहीं है, आधुनिक काल के अंतर्गत ये आते हैं। आगे, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें विशेषण से बने हैं और भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि दे रखी, गलत दे रखा, वह विकल्प बताना कौन सा होगा। वह विकल्प बताना। ममत्व, अपनत्व या अपनापन कह सकते हो, निकटता ये भी सही है ना, लड़कापन, मित्रता, बुढ़ापा ये भी सही है ना। उसने कहा कौन सा विशेषण, विशेषण से बना हुआ, देखना तो विशेषण से चतुरा, मीठा और प्यारे दोस्तों दुर्बला जो दे रखा वो अलग दे रखा। चतुर का चतुरा नहीं होगा, चतुर शब्द का हो जाएगा चतुराई, ये हो जाएगा चतुराई। मीठा का हो जाएगा प्यारे दोस्तों मिठास, भाववाचक मिठास। और दुर्बल का हो जाएगा दुर्बलता, भाववाचक दुर्बलता, भाववाचक। तो यही प्यारे दोस्तों गलत दे रखा था, इसी को सही कर देना, इसी को सही कर देना। आगे दिया है नेवाज। नेवाज किस राजा के आश्रित कवि थे? नेवाज जो शब्द है वो किस राजा के आश्रित कवि थे? इसका जवाब आप लोगों को देना प्यारे दोस्तों, बताइए जल्दी से। मैंने कहा कि नेवाज जो शब्द है वो किस राजा के आश्रित कवि थे? प्रताप सिंह के, छत्रसाल के, मुअज्जम के या फिर विक्रम के? देखिए नेवाज की अगर मैं बात करूं तो नेवाज जो है छत्रसाल के आश्रित कवि थे। नेवाज जो है ये छत्रसाल के आश्रित कवि थे। आपको हो गए ये वाला प्रश्न कहां से उठाया भैया? ये वाला प्रश्न मैंने प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर भर्ती से उठाया है, वहां से उठाया, ये वाला वहां से उठाया है, कभी आ जाए। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक बताने कौन है? मैंने कहा सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक बताने कौन है? जल्दी से बताओ। मैंने कहा सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने प्यारे दोस्तों क्या लिखा है? जिन्होंने राग दरबारी, क्या है? जिन्होंने राग दरबारी की रचना भी की है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न फटाफट बताते चलो। अब मैंने कहा कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। कल को और भी नई चीज देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी, ये चीज का ध्यान रखना। देखो मैंने क्या कहा कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? जो विभक्ति संज्ञा के साथ आएगी उसको विश्लिष्ट, और जो विभक्ति सर्वनाम के साथ आएगी जैसे उसने, इससे, है ना, तू, तुमसे, है ना, तो वो आएगी आपकी संश्लिष्ट। और जो विभक्ति संज्ञा के साथ आएगी, जैसे मैं कह दूं अभय से, अभय ने, रवि को ऐसे करके संज्ञा और विभक्ति अलग करके लिखी जाएगी, तो वो हो जाएगी आप लोगों की क्या? विश्लिष्ट। और सर्वनाम के साथ आएगी तो वो प्यारे दोस्तों आप लोगों की हो जाएगी संश्लिष्ट। आगे, किस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग अमूर्त रूप से हुआ है? ऐसा वाक्य बताना है जिसमें प्यारे दोस्तों संज्ञा का जो प्रयोग हुआ है वो अमूर्त रूप से हुआ है। अमूर्त रूप से हुआ है। अमूर्त का मतलब है कि जो अदृश्य, जो मेरे शेर अदृश्य को दर्शाता है। इसका जवाब दे दो। मैंने कहा कि जो अदृश्य को दर्शाता है। देखिए अदृश्य, सोना महंगा है, सोना यहां द्रव्यवाचक को दर्शाएगा, विद्यालय गया यहां भी अमूर्त नहीं है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, यहां पर ईमानदारी जो है वो प्यारे दोस्तों एक गुण को दर्शा रहा है, एक गुण को दर्शा रहा है। और अमूर्त रूप से जो संज्ञा का प्रयोग होता है वो आप लोगों की ईमानदारी शब्द बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। ईमानदारी जो शब्द है वो प्यारे दोस्तों आपका भाव को दर्शा रहा एक प्रकार से, है ना। आगे दिए गए विकल्पों में से विदुर शब्द दिया है, इसका स्त्रीलिंग शब्द बताना कौन सा होगा? मिष्टान सही है भाई, मिष्टान, ये वाला। मिष्ठान नहीं, मिष्टान शुद्ध होता है। ये देखो मैंने कहा विदुर का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? विधवा।
विदुर का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? विधवा। ध्यान रखना, है ना। हिरन का हिरणी हो जाता है, जैसे सेठ का सेठानी हो जाएगा, बाबू का बबुआइन, ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, इस तरीके से बन जाएंगे आप लोगों के और भी अच्छे तरीके से। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हमेशा एक वचन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे शब्द बताने। प्राण बाल, प्राण बाल, प्राण निकल गए, बाल कटा दिए, बहुवचन, बहुवचन। आगे क्या कह रहा है? हस्ताक्षर, जनता तो एक वचन में आएगा, जनता शब्द तो एक वचन में आएगा, लेकिन हस्ताक्षर कर दिए ये बहुवचन में। होश और लोग, ये भी बहुवचन। वर्षा जनता, वर्षा और जनता सदैव एक वचन के अंतर्गत आते हैं, हमेशा एक वचन के अंतर्गत आते हैं ये शब्द। इनका बहुवचन प्रयोग नहीं कर सकते हम किसी भी प्रकार से। भविष्यत काल की क्रिया को, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है, इसका जवाब देना। मैंने कहा कि भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है, इसका जवाब दे दो। क्या करते हैं, किसमें परिवर्तन करते हैं, इसका जवाब दे दो। इसका जवाब दे दो भाई, इसका जवाब दे दो भाई, बेहतरीन प्रश्न है। सी। ओहो हो, अच्छा ये करोगे? ये तो दोनों ही एक ही दे रखी, ना तो ये करते, ना ये करते, और ना ये करते। देखो चंद्र बिंदु अनुस्वार होता तो सही था, लेकिन यहां पर एक और दे दिया मात्रा लगा करके अनुस्वार। कौन सा सही होगा? चंद्र बिंदु और अनुस्वार सही होगा। यानी कि इस तरीके से प्रयोग ना करते, इस तरीके से, इस तरीके से प्रयोग ना करते, क्या इस तरीके से, मैडम पढ़ाएंगी, मैडम पढ़ाएंगी, बच्चे पढ़ेंगे, इस तरीके से प्रयोग ना करते क्या मेरे शेर? इस तरीके से ना करते क्या? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त लोगों का दौरा करेंगे, अनुस्वार ना लगाते बाद में मेरे शेर। यही तो बात है, बस यही तो दर्शा रहा हूं आपको। आगे देखो, मां सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा? ये बात का ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, क्या कि भाई भविष्य काल में बोध होता है, इसका ध्यान रखना, आने वाले समय में बोध कराते हैं हम। मैंने कहा क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताएगा उसी को ही तो क्रिया विशेषण कहेंगे मेरे शेर। एक बात का ध्यान दो, 800 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने अब भी अपनी कक्षा को लाइक नहीं किया। कितनी मेहनत शानदार तरीके से दिख रही होगी, अच्छे अच्छे रिसर्च करने वाले। वो तो जरा मैं घर से आया था आज ऑफिस, है ना, तो समय लग गया, वरना और भी नई चीज रिसर्च की थी मैंने। वो कल वाले प्रैक्टिस सेट में दूंगा मैं आपको, कल वाले में दूंगा। इसका जवाब दो पहले। मैंने कहा मां सुबह नाश्ता बनाती है, और कल को मैं एक गद्यांश भी लेकर के आया करूंगा आप लोगों के लिए, शानदार वाला। मां सुबह नाश्ता, सुबह किसको दर्शा रहा? काल को, समय को। मैंने कहा काल को दर्शाने के लिए कब लगा करके पहचानो, परिमाण को कितना लगा करके पहचानो, वह अधिक बोलता है। स्थान को कहां लगा करके पहचानो, तारे आकाश में चमक रहे हैं, मैं वहां होकर के आया हूं, कहां वहां। रीतिवाचक को प्यारे दोस्तों कैसे लगा करके पहचानो, है ना, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही, कैसे चबा रही? धीरे धीरे, धीरे धीरे, खत्म बात। आगे बढ़िएगा, आगे कह दूं आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य पहचानना। अब आप कहोगे भैया जी विशेष्य क्या होता है? विशेष्य या तो संज्ञा शब्द मिलेगा आपको, या फिर आपको सर्वनाम शब्द मिलेगा विशेष्य के रूप में। तो पहचानो वीरो, पहचानो। मैंने कहा कि आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य पहचानना आप लोगों को क्या हो जाएगा? आसमान। क्या हो जाएगा? आसमान। तो फिर नीला क्या है? नीला क्या है? नीला हो जाएगा विशेषण। नीला क्या हो जाएगा? विशेषण। आकाश का तो जिक्र ही ना हुआ इसमें, आकाश का तो जिक्र ही ना हुआ इसमें। बात समझ में आ गई क्या ना? क्लियर हो गई क्या ना? आगे, समुद्री सांप को घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता, वाक्य में क्या है मेरे शेर? इसका जवाब दे दो।
रंग होगा ना विशेषता, रे जाओ पर कुहैस से। रंग दे ना दिया उसने, रंग नीला ना दे दिया। रंग बोधक किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ना आते? भूल गए क्या? रउआ भूल गए क्या? है बूझता नहीं, बूझता नहीं। अब देखो मैंने क्या कहा, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें क्या है? 3 तो विशेषण है और 2 विशेष्य हैं। आप कहोगे 3 विशेषण कौन कौन से हैं? तो विशेषण तो हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों के समुद्री, घातक और कीमती। लिख देना विशेषण क्या हो जाएंगे आपके? विशेषण हो जाएंगे आप लोगों के विशेषण समुद्री घातक, घातक है ना, समुद्री घातक और क्या? कीमती। कीमती विशेष्य क्या हो जाएगा आपका? एक सांप हो जाएगा, एक सांप हो जाएगा और एक हो जाएगा जहर। कहते ना कतई जहर लग रहा, कहते ना कतई जहर लग रहा, कहते कि नहीं कहते? आगे बढ़ो, क्या कहता है? एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। अब इनमें से बता दो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है? इसका जवाब दे दो। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, 42 मिनट हो गई, जल्दी बढ़ाओ। देखो संयुक्त क्रिया का चिल्ला उठा, लेट गया, काट खाया, एक साथ 2 क्रिया का जो प्रयोग होता है ना, तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती, बाकी डी वाले में नहीं है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। अब यहां पर टेलीफोन पर जो दे रखा वो क्या है? वो क्या है बताओ? मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, कोशिश है पूरी हो जाएगी, 11 बजे तक पूरी हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में आएगा? भैया टेलीफोन पर, टेलीफोन क्या है या क्या कर रहा है? साधन का बोध कर रहा कि नहीं कर रहा? मैं तुमसे टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा, मैं तुमसे टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा, है ना। सुबह में चिड़िया चहचाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानो। सुबह में चिड़िया चहचाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानो। फटाफट बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा मेरे शेर? सुबह में जो है चिड़िया चहचाने लगती है। देखो वीरो, सुबह में चिड़िया चहचाने लगती है, ती है, ते है, ता है। ओ भैया आने वाले समय का बोध होगा तो सामान्य भविष्य काल, और वर्तमान समय में बोध होगा तो वर्तमान काल, और पूर्ण भूतकाल कार्य का भूतकाल में संपन्न होने का बोध होगा बीते समय में, और अपूर्ण वर्तमान काल कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का बोध होगा, समाप्ति का बोध नहीं होगा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न। मैंने कहा रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इसमें थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? भैया विशेषण का मतलब होता है जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य उसको कहते हैं जिस व्यक्ति और वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द विशेष्य के रूप में होते हैं और विशेषण उसकी विशेषता को बताता है। जैसे रंग हो गया, आकार हो गया, दशा हो गया, है ना। रामू थोड़ी सी मिठाई, थोड़ी सी, कितनी? थोड़ी सी। आगे बढ़ियो, किस वाच्य में क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है? ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें क्रिया सदैव एकवचन और पुल्लिंग में होती है? भैया ऐसा वाच्य केवल और केवल भाववाच्य होता है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग, इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग जो ऊपर दिया है। ठीक है, आगे बा तजुर्बा शब्द में उपसर्ग बता दो क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ेगा। उपसर्ग शब्द के कहां जुड़ेगा प्यारे दोस्तों? आगे शब्दांश होता है, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, तो बा तजुर्बा में क्या आ जाएगा? बा तो उपसर्ग आ जाएगा और तजुर्बा, तजुर्बा ये शब्द आ जाएगा मूल, ये शब्द आ जाएगा प्यारे दोस्तों, मूल शब्द आ जाएगा। आगे दिया है 19 में शब्द में उपसर्ग बताना कौन सा, और 19 में उपसर्ग ये भी बताना, और कौन सा उपसर्ग होगा ये बता दो। पर करिए क्या है 25 में, 25 का अधिकरण नहीं होगा? नहीं भाई, अधिकरण का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आधार का, और टेलीफोन हमारा एक साधन का काम करता। मैं फोन पर बात करूंगा, फोन पर बैठ के थोड़ी करे बात, फोन से, फोन के द्वारा बात करेगा। वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया बस, बाकी और कुछ नहीं।
आगे दिया है 19 में, देखिए हिंदी भाषा का उपसर्ग है, इसमें हिंदी भाषा का उपसर्ग है। और प्यारे दोस्तों कौन सा उपसर्ग इसके अंतर्गत आ जाएगा आप लोगों का, उन उपसर्ग इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा, उन उपसर्ग इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा, सी वाला। जो डी बता रहे कतई गलत बता रहे भैया। 19 में उन होता, हलंत नहीं लगता, हलंत नहीं लगता मेरे शेर, हलंत नहीं लगता। काहे को गलती कर गए, काहे को गलती कर गए। आगे, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो क्षुद्र का विपरीतार्थक है, क्षुद्र का विपरीतार्थक। इसका जवाब दे दो भाई। क्षुद्र का विपरीतार्थक, क्षुद्र बोलेंगे प्यारे दोस्तों तुच्छ को, महान बोल देंगे प्यारे दोस्तों श्रेष्ठ को, है ना। खरा खोटा, ओके, खरा कोठा, है ना। भव्य साधारण हो जाएगा, लघु दीर्घ हो जाएगा भैया, दीर्घ हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। खिन्न का विलोम शब्द बताना, खिन्न का विलोम शब्द बताना क्या होगा। खिन्न का विलोम शब्द बताना भैया। मौन का तो होता है मुखर, मौन का होता है क्या, मुखर, जो बोलने वाला होता है। और खिन्न का हो जाएगा मुदित, खिन्न का क्या हो जाएगा, मुदित। जो विखिन्न कर रहे हैं कतई गलत कर रहे हैं, जो विखिन्न कर रहे हैं वो कतई गलत कर रहे हैं भैया। प्रश्न का जवाब सोच समझ करके, मैंने कहा शुरू में ही आते ही कह दिया मैंने कि प्रश्न को सोच समझ करके दियो, और अगर गलती कर दोगे तो गलती हो जाएगी। ये बात का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। आगे, भगवान विष्णु ने एक अवतार, 19 में व्यंजन संधि है। भगवान विष्णु ने, है ना, क्या होगा, एक अवतार कूर्म, एक अवतार कूर्म के रूप में भी जन्म लिया था, या कूर्म के रूप में भी लिया था, रूप में जन्म लिया था। अवतार, एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। उपरोक्त वाक्य में कूर्म शब्द जो दिया है इसका पर्याय बताना क्या होगा। उपरोक्त वाक्य में कूर्म शब्द का पर्याय बताना क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कूर्म किसको कह देंगे, कछुए को कह देंगे। स्वान किसको कह देंगे, कुत्ते को कह देंगे, है ना। सूकर किसको कह देंगे, सुअर को कह देंगे। और प्यारे दोस्तों सिंह, शेर, सिंह शेर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शेर हो जाएगा। बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रेखांकित पद दे रखा प्रथा, इसको बताना। एक प्रथा ये रहा जिसका दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतान भुगतना पड़ा। इसका अर्थ बताना क्या होगा। इसका अर्थ बताना क्या होगा। जल्दी से बताओ। मैंने कहा जल्दी से बताओ। देखो भाई, मैंने क्या कहा आप लोगों से, ध्यान से एकदम इस विशेष तरीके से देखना। प्रथा, यहां ध्यान से देखना, प्रश्न अच्छा है। प्रथा का मतलब होता है परंपरा, और प्रथा का अर्थ होता है कुंती। एक प्रथा का अर्थ कुंती होता है, एक प्रथा का अर्थ होता है परंपरा, अर्थात जिनका ए विकल्प है शानदार है, उनका उनका शानदार है। आगे दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही वाक्य भेद का विकल्प होगा। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब वह दिल्ली छोड़कर चला गया। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब वह दिल्ली छोड़कर के चला गया। इसका जवाब देना। तब वह दिल्ली छोड़कर चला गया, इसका जवाब देना। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो, जब और तब, जब एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, यानी कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और जिसमें एक आश्रित उपवाक्य हो, तो प्यारे दोस्तों वहां पर आप लोगों का मिश्र वाक्य होता है। और वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या होता है, सरल वाक्य के अंतर्गत आता है।
ठीक है। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है, और संयुक्त वाक्य में प्यारे दोस्तों जिसमें अलग से और, तथा, किंतु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जल्दी से बताओ कौन सा शुद्ध होगा। मैंने कहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो वीर, मैंने क्या कहा, निम्नलिखित में से वाक्य का चयन करना है जो आपका सटीक होगा। भाई देखो, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत में गलत, में गलत। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, ये भी गलत। चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, एक की बात हो रही यहां, एक की बात हो रही, शुद्ध डी वाला होगा। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है। मैंने कहा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से विहित है, और मैंने मैंने आप लोगों को अलंकार की बड़ी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसको देख करके आप एक बार में ही बता दोगे इसका उत्तर। ये रहा योजक चिन्ह, रूपक अलंकार, खत्म। पुनरुक्ति प्रकाश नहीं, मानवीकरण नहीं, उपमा नहीं, तुलना नहीं हो रही, मानवीकरण नहीं हो रहा। किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, इसका जवाब दे दो। किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। काफी बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। देखो भैया, रूपक का अलंकार का अर्थ होता है भेद रहित आरोप। कहीं पर अभेद आता है, कहीं पर भेद रहित। भेद रहित क्या होता है, आरोप होता है। और इसमें अतिशयोक्ति में क्या होता है, एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ बढ़ा चढ़ा करके क्या की जाती है, तुलना। बढ़ा चढ़ाकर तुलना, इसमें बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाती है। संदेह अलंकार में संदेह ही बना रहता, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। व्यतिरेक अलंकार में होता है कि भैया उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, तो वो व्यतिरेक अलंकार होता है। बात समझ में आ गई। और जिन विद्यार्थियों का प्यारे दोस्तों बी विकल्प था, उनको धन्य है भाई। भाई अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि जब किसी बात या कथन को लोक सीमा से बढ़ चढ़ करके प्रस्तुत किया जाता है, ये परिभाषा होती है उसकी। मैंने क्या कहा कि जब किसी बात या कथन को लोक सीमा से बढ़ चढ़ करके प्रस्तुत किया जाता है, तो वो होती है उसकी। ये बात का ध्यान रखना, परिभाषा। ठीक है। आगे, स्वान निंद्रा मुहावरे का अर्थ बताना है। स्वान निंद्रा मुहावरे का अर्थ बताना क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। और स्वान निंद्रा मुहावरे का अर्थ, सिंपल है, सजग निंद्रा। क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, सजग निंद्रा आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक। क्या हो जाएगा, सजग निंद्रा हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था। भैया, ये स्त्री और पुरुष की समानता का प्यारे दोस्तों इन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया था। मैंने क्या कहा,
स्त्री और पुरुष की समानता का कोई उपदेश इन्होंने नहीं दिया था, बाकी सब दिए थे। तो मेरे शेरों, मैंने बताया था 40/40 का लक्ष्य हमारा है इस कक्षा से, और उद्देश्य जो बना करके चलेंगे वो हम चल रहे हैं। तो स्कोर किसका कितना हुआ है ये बता दो, और ये 2 गृह कार्य के लिए प्रश्न दे रहा हूं। एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि बता देना, और एक निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कवि कौन है। एक है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन है, एक ये बता देना। इन दोनों प्रश्नों का जवाब मुझे गृह कार्य में चाहिए आपसे। इन दोनों प्रश्नों का जवाब गृह कार्य में। देखो, एक तो ये वाला प्रश्न है गृह कार्य का, एक ये वाला, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि इनमें से कौन सा है, एक ये वाला प्रश्न। ठीक है जी, मिलते हैं कल की कक्षा में और शानदार जानदार प्रश्नों के साथ। आपकी कमेंट ही प्यारे दोस्तों मेरी हिम्मत बढ़ाती है। आपकी कमेंट मेरी हिम्मत बढ़ाएगी। तो कक्षा कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, इस कमेंट में वीडियो के बाद कर देना। तो ठीक है भाई, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।